आप सभी का डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं जसवंत जी माचरा सर आज आपके साथ भारतीय इतिहास के सिंधु सभ्यता टॉपिक के कुछ अन्य स्थलों के बारे में बात करूंगा। मैंने आपसे पिछले वीडियो में दो क्वेश्चन पूछे थे। एक था कि कांसे का जो दर्पण है उसका उदाहरण हमें सिंधु सभ्यता में और कहां से मिला, तो उसका जो उत्तर है वो है आपका हड़प्पा। अगर आपने हमारे जो सिंधु सभ्यता के दो वीडियो देखे हैं तो आपको यानी उसका आंसर है वो मिल जाएगा। और मेरी आपसे अपील है कि आप किसी भी चीज को हल्के में न लें, यानी अपनी जो पढ़ाई है उसमें कोई प्रकार की कोताही न बरतें। अब आपको ऐसा लगता होगा कि लॉकडाउन है, भर्तियां नहीं होगी, भर्तियां होगी, और आगे भी बहुत सी भर्तियां हो चुकी है, और जब तक हमारी मेहनत में कमी होगी तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो आपसे गुजारिश है आप भी साथ में मेहनत करें। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था, हमने कालीबंगा में पढ़ा कि कालीबंगा में या हमारी सिंधु सभ्यता में 3 प्रकार के समाधानों का प्रमाण मिलता है अंत्येष्टि का। तो उसमें मैंने पूछा आपसे कि आंशिक जो समाधिकरण है वो हमारे राजस्थान के किस संप्रदाय में प्रचलित था। तो हमारे राजस्थान का जो दादू संप्रदाय है उस दादू संप्रदाय में भी आंशिक समाधिकरण का प्रचलन था। तो दोस्तों मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप साथ में मेहनत करें, और जो मेहनत करेगा उसे ही अपना जो मुकाम है वो मिलेगा। किस्मत के भरोसे यानी कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ 2-4% किस्मत भी साथ देती है, परंतु मेहनत के आगे किस्मत कुछ नहीं। तो आप भी मेहनत करें, और अगर आपके कोई अन्य जो साथी है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी हमारे इस YouTube चैनल से जोड़ें ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिल सके। दोस्तों आज हम सिंधु सभ्यता के लोथल स्थल के बारे में बात कर रहे हैं। लोथल जो स्थल है इसकी जो खोज है 1957 ईस्वी में श्री रंगनाथ राव के द्वारा की गई। लोथल स्थल की खोज 1957 ईस्वी में श्री रंगनाथ राव के द्वारा की गई। आपका ये जो स्थल है गुजरात अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे पर है। अहमदाबाद के पास एक सरवगल नाम का गांव है, वहां पर आपका लोथल स्थल है वो मुख्यतः पड़ता है। आपके श्री रंगनाथ जो राव है उन्होंने इस लोथल स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नाम दिया है। इसके अलावा हम इसके अवशेष के बारे में बात करें तो लोथल हमारा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था, यानी अपनी जो सिंधु सभ्यता थी उसका एक बंदरगाह नगर था। और यहां से हमें गोदीवाड़ा डॉकयार्ड या हम कह सकते हैं बंदरगाह का प्रमाण मिला है। ये जो बंदरगाह है 214 मीटर लंबा है, 36 मीटर चौड़ा है, 3.3 मीटर गहरा है। ये जो बंदरगाह है संपूर्ण सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। संपूर्ण सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत लोथल का ये बंदरगाह है। इसके अलावा इस बंदरगाह से हमें फारस की मोहर मिली है और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र भी मिले। इन दोनों जो चीजें फारस की मोहर और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र, इन दोनों से हमें यह प्रमाण मिलता है कि लोथल जो स्थल है इस लोथल स्थल के लोगों के पश्चिमी एशियाई देशों से व्यापारिक संबंध थे, यानी यहां से पश्चिमी एशियाई देशों से व्यापार किया जाता था। इसके अलावा हमारे इस लोथल स्थल से नाव के मॉडल मिले, 5 नाव के मॉडल भी प्राप्त हुए इसी बंदरगाह के पास से। इसके अलावा हमारे इस लोथल स्थल से एकमात्र ऐसा भवन मिला है जिसका मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि ये कोई नई बात नहीं है, सभी के जो भवन है उनके मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं, परंतु सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं था। सिंधु सभ्यता में जितने भी नगर मिले और जितने नगरों में जितने भवन मिले हैं उनमें मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क पर न खुलकर अंदर की एक छोटी गली में खुलता था।
ये जो बंदरगाह है इसकी रखवाली के लिए एकमात्र ऐसा भवन मिला है। ये आपका एक विशेष क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में एकमात्र ऐसा भवन जिसका मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता है वो कहां से मिला है, तो वो लोथल से मिला, एकमात्र। आगे हम चलते हैं, लोथल से हमें और कौन से प्रमाण मिले हैं। लोथल से हमें अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका या हवन कुंड मिले हैं। ये वर्ताकार और चतुर्भुज वर्ताकार और चतुर्भुजकार के यहां से हमें अग्नि वेदिका या हवन कुंड मिले। इसके अलावा हमें लोथल से माप तोल के बाट मिले। जैसे हमने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो से हमें सिंधु सभ्यता का सबसे भारी बटखरा 10.9 ग्राम का बटखरा मिला है, वैसे ही हमारे इस लोथल स्थल से मापतोल के बाट मिले हैं। इसके अलावा वर्ताकार चक्की के पाट मिले, वर्ताकार चक्की के पाट भी मिले। इसके अलावा आपकी इस लोथल स्थल से घोड़े की मरण मूर्ति मिली, घोड़े की मरण मूर्ति मिली। और इसके अलावा आपके इस लोथल से मिट्टी से बना मम्मी का मॉडल मिला है, मिट्टी से बना मम्मी का मॉडल भी यहां से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आपके इस लोथल से लकड़ी से बने अनागार मिले, लोथल से लकड़ी से बने हुए अनागार भी प्राप्त हुए। इसके अलावा आपके लोथल से चावल व बाजरे के साक्ष्य मिले, चावल व बाजरे के साक्ष्य मिले। जैसे हमने हड़प्पा में पढ़ा गेहूं, जो चावल, बाजरा, तरबूज के बीज, इस प्रकार के फसली साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए। कालीबंगा में पढ़ा हमने चना और सरसों का प्रमाण मिला, यहां से हमें चावल व बाजरा के साक्ष्य मिले। इसके अलावा यहां से हमें शल्य चिकित्सा, जैसे हमने पिछले वीडियो में कालीबंगा में पढ़ा कि एक बालक की खोपड़ी मिली है और उससे शल्य चिकित्सा किए जाने का प्रमाण मिला है, वैसा ही प्रमाण हमारे इस लोथल से भी मिला, शल्य चिकित्सा का प्रमाण। इसके अलावा हमारे इस लोथल से एक मर्द भांड मिला है और उस मर्द भांड पर कौवा व लोमड़ी का, कौवा व लोमड़ी का चित्र मिलता है। ये जो मर्द भांड पर कौवा और लोमड़ी का चित्र मिलता है, इसकी तुलना विद्वानों ने जो पंचतंत्र कहानी है, पंचतंत्र ग्रंथ है, उसकी एक कहानी है चालाक लोमड़ी, यानी पंचतंत्र में छोटी बड़ी बहुत सी कहानियां हैं और उस पंचतंत्र ग्रंथ की एक कहानी है चालाक लोमड़ी, उससे उसका साम्य किया है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो आपका पंचतंत्र ग्रंथ है वो किसने और किस काल में लिखा, ये जो आंसर है आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके अलावा हमारे इस लोथल स्थल के बारे में एक बार इतनी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बाद में। लोथल खोज हो गई 1957 में श्री रंगनाथ राव के द्वारा। अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नाम दिया श्री रंगनाथ राव ने। यहां से गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड बंदरगाह का प्रमाण मिला है।
ये सबसे बड़ी सिंधु सभ्यता की इमारत है। फारस की मोहर मिली है, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं, 5 नाव के मॉडल मिले हैं। इसके अलावा हमें एकमात्र ऐसा भवन मिला है जिसका मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता है। अग्नि वेदिका वर्ताकार और चतुर्भुजाकार यहां से अग्नि वेदिका मिली है। माप तोल के बाट और वर्ताकार चक्की के पाट मिले हैं। घोड़े की मरण मूर्ति और मिट्टी का बना हुआ मम्मी का मॉडल मिला है। लकड़ी से बने हुए अनागार प्राप्त हुए हैं। चावल व बाजरे की साक्ष्य मिले हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं और एक मर्द भांड जिस पर कौवा और लोमड़ी का चित्र मिलता है, और उस मर्द भांड पर जो कौवा और लोमड़ी का चित्र मिला है उसकी तुलना विद्वानों ने पंचतंत्र ग्रंथ की कहानी चालाक जो लोमड़ी है उससे की है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला हमारा स्थल है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा सुरकोटड़ा जो स्थल है इसकी जो खोज है 1960 ईस्वी में, इसकी खोज 1960 ईस्वी में जेपी यानी जगपति जोशी ने आपके इस स्थल की 1960 ईस्वी में खोज की। आपका जो सुरकोटड़ा स्थल है यहाँ का जो व्यापक उत्खनन वो 1972 ईस्वी में रविंद्र सिंह विष्ट ने किया। तो आपको सुरकोटड़ा से संबंधित 2 व्यक्ति याद रखने हैं। 1960 ईस्वी में जेपी जोशी यानी जगपति जोशी ने खोज की और 1972 ईस्वी में रविंद्र सिंह विष्ट ने भी यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। इसके अलावा हमारा सुरकोटड़ा स्थल कहां पर है? तो सुरकोटड़ा जो स्थल है वो गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में आपका सुरकोटड़ा स्थल। सुरकोटड़ा से हमें कौन से अवशेष मिले हैं? कोई ज्यादा जानकारी सुरकोटड़ा के बारे में नहीं है। एक तो सुरकोटड़ा से हमें तराजू का पलड़ा मिला, तराजू का पलड़ा हमें सुरकोटड़ा से प्राप्त हुआ। 2 नंबर हमें यहां से घोड़े की अस्थियां मिली, घोड़े की अस्थियां मिली। दोस्तों 2014 में सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था आपके, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से है परिचित है? उसमें पहले आरपीएससी ने घोड़ा माना, उसके बाद में गाय माना, फिर उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, हमारे आरबीएससी की जो किताबें लगती है उसके अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो घोड़े से परिचित थे। हमने पढ़ा जो हमारा अभी लोथल था उसमें पढ़ा कि वहां से हमें घोड़े की मरण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति मिली है। उससे पहले हमने मोहनजोदड़ो में पढ़ा कि वहां से हमें घोड़े के दांत मिले हैं।
और सुरकोटड़ा, यहां से हमें घोड़े की अस्थियां मिली। ये जो घोड़े की अस्थियां हैं, ये घोड़े के होने का सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये परवर्ती उत्तरोत्तर हड़प्पा काल से संबंधित ये साक्ष्य है, परंतु आपकी जो आरबीएसई बोर्ड की किताबें लगती हैं उनके अनुसार सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो घोड़े से परिचित थे। इसके अलावा यहां से विशेष प्रकार के कब्रगाह मिले, विशेष प्रकार के कब्रगाह हमें यहां से प्राप्त हुए। यानी यहां से हमें 4 कलश समाधान, 4 कलश समाधान का प्रमाण मिला है। अगर आपसे पूछे सिंधु सभ्यता के किस स्थल से 4 कलश समाधान का प्रमाण मिला है, तो वो आपका सुरकोटड़ा स्थल है। सुरकोटड़ा के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी है। तो सुरकोटड़ा की खोज 1960 ईस्वी में जगपति जोशी करते हैं। 1972 ईस्वी में आर.एस. विष्ट यानी रविंद्र सिंह विष्ट भी यहाँ पर उत्खनन का कार्य करते हैं। ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। अवशेष में हमें यहाँ से तराजू का पलड़ा मिला है, घोड़े की अस्थियां मिली है और विशेष प्रकार के कब्रगाह यहां से हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा हमारा जो अगला स्थल है वो है धोलावीरा। अगला हमारा स्थल धोलावीरा। धोलावीरा जो आपका स्थल है, इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी, अभी जो हमने पढ़ा जगपति जोशी, उसी जेपी जोशी ने आपके इस धोलावीरा की खोज की थी 1967-68 ईस्वी में। यहां पर जो व्यापक उत्खनन है वो 1990-91 ईस्वी में, 1990-91 ईस्वी में आर.एस. विष्ट यानी रविंद्र सिंह विष्ट ने यहां पर व्यापक उत्खनन किया। जो हमें सुरकोटड़ा में याद रखना है वो भी धोलावीरा में याद रखना है। धोलावीरा की खोज जगपति जोशी ने की 1967-68 में और उत्खनन का जो कार्य है 1990-91 में रविंद्र सिंह विष्ट ने किया। कहां पर है आपका धोलावीरा? तो आपका धोलावीरा भी गुजरात में है और गुजरात के कच्छ की बचाऊ तहसील में मनहरा और मनसहरा, ये जो दो नदियां हैं इनका एक संगम है और वहां पर एक कादिर नाम का द्वीप है। उस द्वीप पर आपका ये धोलावीरा स्थल है। तो धोलावीरा स्थल गुजरात के कच्छ जिले की बचाऊ तालुका यानी तहसील में मनहरा और मनसरा नदियों के संगम पर, वहां पर एक द्वीप है कादिर नाम का, उस द्वीप पर आपका धोलावीरा शहर बसा हुआ था। आपके धोलावीरा के बारे में अवशेष की बात करें तो यहां से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली थी कि धोलावीरा से हमें एकमात्र सिंधु सभ्यता का ऐसा नगर है जहां से हमें नगर है वो 3 भागों में विभाजित मिलता है। तो आपका जो धोलावीरा है यहां से एकमात्र 3 भागों में विभाजित नगर मिला, 3 भागों में विभाजित नगर मिला। एकमात्र यहीं से, यानी आपका जो हमने पढ़ा पश्चिमी भाग संपूर्ण सिंधु सभ्यता में जो जितने भी नगर थे, पश्चिमी भाग जिसे दुर्ग भाग कहते थे और पूर्वी भाग जिसे नगर भाग कहते थे।
यहां से धोलावीरा से हमें मध्यम नगर का अवशेष मिला। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है धोलावीरा से संबंधित, और अब तक बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो संपूर्ण सिंधु सभ्यता का एकमात्र धोलावीरा ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। इसके अलावा हमें और यहां से कौन से अवशेष मिले हैं, तो धोलावीरा से जो और अवशेष मिले हैं उसकी बात करें तो यहां से हमें सुनामी के साक्ष्य मिले, सुनामी के साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा धोलावीरा से संबंधित अगला जो अवशेष के बारे में बात करें तो यहां से हमें पोलिसदार श्वेत पाषाण स्तंभ मिले। वैसे हमारे ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो पत्थरों पर पॉलिश करने का जो कार्य अशोक के समय शुरू होता है, परंतु आपका जो धोलावीरा स्थल है वहां से हमें पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ मिले। ये पाषाण स्तंभ का हमारे भारत में प्राचीनतम, जिन पर पॉलिश की जाती थी, प्राचीनतम उल्लेख यहां से प्राप्त हुआ है। और ऐतिहासिक काल के बारे में पूछे आपसे तो ऐतिहासिक काल में अशोक के समय आपके जो पाषाण स्तंभ थे उन पर पॉलिश करने का कार्य शुरू हुआ था। एक बार दोस्तों इतना ही देखते हैं। तो आपका जो धोलावीरा खोज 1967-68 में जेपी जोशी करते हैं। 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने व्यापक उत्खनन किया। गुजरात के कच्छ जिले में बचाऊ तहसील में मनहरा और मनसरा नदियों के संगम पर आपका यह स्थल है। अवशेष एकमात्र 3 भागों में विभाजित नगर यहां से प्राप्त हुआ है। यहां से हमें सुनामी जैसी आपदा के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे हमने पढ़ा कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। तो यह आपका एक विशेष क्वेश्चन है, कालीबंगा वाला जो क्वेश्चन है भूकंप का साक्ष्य 2016 आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था। पोलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ यहां से मिले, यानी प्राचीनतम भारत में अगर आपसे पूछे कि पोलिशदार जो पाषाण स्तंभ है उनका अवशेष कहां से मिला है तो वो धोलावीरा से मिला। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा हमारे जो धोलावीरा है उसके अन्य अवशेषों के बारे में बात करें तो धोलावीरा से हमें अन्य अवशेष में बात करें तो यहां से हमें साइन बोर्ड या सूचना पट मिला जिस पर 10 अक्षर लिखे हुए हैं। आपका जो धोलावीरा है वहां से जो साइन बोर्ड है उसका भी प्रमाण मिलता है। इसके अलावा हमारे इस धोलावीरा से खेल स्टेडियम का भी प्रमाण मिला, खेल स्टेडियम का भी प्रमाण मिला है। खेल स्टेडियम का जो प्रमाण है, इसके अलावा गुजरात में एक सिंधु सभ्यता का और स्थल है जिसका नाम है जूनीकरण। इस जूनीकरण स्थल से भी खेल स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा हमें धोलावीरा से तालाबों से सिंचाई करने का प्रमाण मिला। तालाबों से सिंचाई करने का प्रमाण धोलावीरा से प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता में नहरों से सिंचाई करने का प्रमाण कहां से मिला, तो हमारी सिंधु सभ्यता में नहरों से सिंचाई करने का जो उदाहरण है
सोरतु घोई, सोरतु घोई जो हमने पढ़ा था प्रारंभ में अफगानिस्तान में सोरतु घोई स्थल है, और इस सोरतु घोई स्थल से सिंधु सभ्यता में नहरों से सिंचाई किए जाने का प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों हमारे इस धोलावीरा से तालाबों से सिंचाई करने का प्रमाण मिलता है, और सिंधु सभ्यता का जो सोरतु घोई स्थल है उस सोरतु घोई से नहरों से सिंचाई करने का प्रमाण मिलता है, नहरों से सिंचाई करने का प्रमाण मिलता है। तो धोलावीरा के बारे में आगे और बात करें तो धोलावीरा से हमें नेवले की मूर्ति मिली, और इसके अलावा धोलावीरा से हमें गिरगिट की मूर्ति भी मिली। धोलावीरा से नेवले की और गिरगिट की मूर्ति भी मिली। तो धोलावीरा के बारे में इतना ही, यानी साइन बोर्ड या सूचना पट का साक्ष्य मिला है, खेल स्टेडियम का प्रमाण मिला है। ऐसा प्रमाण गुजरात का एक अन्य स्थल है जूनीकरण, वहां से भी प्राप्त होता है। तालाबों से सिंचाई किए जाने का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में नहरों से सिंचाई करने का प्रमाण सोरतु घोई से मिलता है। नेवले व गिरगिट की प्रतिमा या मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई। आपका जो लोथल स्थल था उसमें आप एक दो बात और ऐड कर सकते हैं अगर आपको और कुछ ज्यादा लिखना है। तो लोथल से हमें जो एक तो हाथी दांत का सकेल मिला है, लोथल से हाथी दांत का सकेल है वो लोथल से प्राप्त हुआ है, और इसके अलावा लोथल से तांबे की कार्यशाला भी मिली। लोथल से तांबे की कार्यशाला भी मिली। और हमारे धोलावीरा के बारे में इतनी बात, पहले हमने पढ़ा कि धोलावीरा एकमात्र 3 भागों में विभाजित नगर था। धोलावीरा से हमें सुनामी का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा धोलावीरा से हमें पोलिसदार सफेद पाषाण स्तंभ मिले, और इसके अलावा हमें यहां से ये जो अवशेष है धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अगला जो हमारा स्थल है वो है रंगपुर। रंगपुर के बारे में दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि जब हमारे भारत का विभाजन हुआ तो सिंधु सभ्यता के मात्र 2 नगर, एक कोटला निहंगा और दूसरा रंगपुर, ये 2 स्थल है वो हमारे भारत के हिस्से में रहे थे। तो आपका जो रंगपुर है भारत के विभाजन से पहले 1931 में इसकी खोज की जा चुकी थी। 1931 में किसके द्वारा? माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। 1931 में आपका जो रंगपुर स्थल है वो माधव स्वरूप वत्स ने खोजा। यहां पर जो पुनः उत्खनन का जो कार्य है 1953 ईस्वी में होता है, और जो श्री रंगनाथ राव थे, श्री रंगनाथ राव, इस रंगनाथ राव ने यहां पर पुनः उत्खनन का कार्य किया। इसके अलावा आपका जो रंगपुर है वो कहां पर पड़ता है? ये काठियावाड़ गुजरात में, काठियावाड़ गुजरात में मादर नदी के किनारे पर है। मादर नदी के किनारे पर, काठियावाड़ गुजरात में मादर नदी के किनारे पर आपका रंगपुर स्थल है। अवशेष यहां से कौन से मिले हैं? अवशेष में बात करें तो यहां से हमें कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग मिला है, यानी यहां की जो बस्ती थी वो कच्ची ईंटों से निर्मित थी। जैसे हमने पढ़ा कालीबंगा है, वहां से भी कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं, वैसे यहां से भी कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग मिला या बस्ती मिली आपकी। इसके अलावा यहां से मातर देवी का साक्ष्य नहीं मिला, मातर देवी का साक्ष्य
नहीं मिला। और ऐसा हमारी कालीबंगा में भी है, कालीबंगा से भी मात्र देवी का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। तो ये जो दोनों बातें हैं इसकी कालीबंगा के समान ही है। इसके अलावा रंगपुर से हमें पीली मिट्टी मिली है, यानी पीले रंग की जो मिट्टी है वो यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहां से धान की भूसी मिली है और इसके अलावा हमारे इस रंगपुर से बाजरा का साक्ष्य मिला है। यह आपका रंगपुर स्थल है। तो रंगपुर जो स्थल है उसकी जो खोज है 1931 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की जाती है। पुनः उत्खनन का जो कार्य है 1953 ईस्वी में श्री रंगनाथ राव के द्वारा किया जाता है। काठियावाड़ गुजरात में मादर नदी के किनारे पर आपका यह स्थल है। अवशेष के बारे में बात करें तो यहां से कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग मिला है। इसके अलावा यहां से मात्र देवी का साक्ष्य नहीं मिला और ये जो दोनों प्रमाण है हमारी जो कालीबंगा उसके समान ही। पीले रंग की यहां से मिट्टी प्राप्त हुई है, धान की भूसी यानी चावल का यहां से भी प्रमाण मिला है और बाजरे का साक्ष्य यहां से मिला है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का जो वीडियो आपको पसंद आएगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। इसके अलावा दोस्तों मेरी आपसे एक अपील है कि आप हमारे इस YouTube चैनल से जो आपके अन्य जो साथी हैं उनको भी जोड़ें ताकि उनको भी इन जो आपकी फ्री ऑनलाइन क्लासेस है उनका फायदा मिल सके। और इसके अलावा आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।